गंभीर रूप से बढ़ते सैन्य और राजनयिक तनाव के माहौल में दुनिया की दूसरी और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अलगाव की बातें की जाने लगी हैं। भारत के कई विश्लेषक चीन से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की बातें कर रहे हैं और कैमरे के सामने कुछ भावुक नागरिक चीन में बने अपने सामान तोड़ते हुए दिखने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि अचानक से देश का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं चीन बन गया है। पूर्व विदेश सचिव और चीन में भारत की राजदूत रह चुकी निरुपमा राव ट्वीट करके कहती हैं कि गलवान घाटी में हुई हिंसा भारत और चीन के रिश्तों में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 1988 में चीन दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन निरुपमा राव के अनुसार अब इस पर फिर से गौर करने की जरूरत है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई हिंसा और इसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत के कारण मोदी सरकार चीन के खिलाफ कुछ करने के जबरदस्त दबाव में है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत सरकार ने आयात किए जाने वाले 300 ऐसे सामानों की सूची तैयार की है जिन पर टैरिफ बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। चीन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन समझा ये जा रहा है कि चीनी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। उधर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने बहिष्कार किए जाने वाले 500 से अधिक चीनी उत्पादों की सूची तैयार की है। व्यापारी संघ ने कहा है कि उनका उद्देश्य दिसंबर 2021 तक चीनी तैयार माल के आयात को 13 अरब डॉलर या लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम करना है। पिछले हफ्ते चीनी हैंडसेट निर्माता ओप्पो ने भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के आह्वान के बीच देश में अपने प्रमुख 5G स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को रद्द कर दिया था। मुंबई में आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ रघुवीर मुखर्जी कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर उठाए जाने वाले कदमों में भारत में फार्मा, मोबाइल फोन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अड़चनें पैदा हो सकती हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आपसी दुश्मनी और टकराव में दोनों देशों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। खास तौर से भारत को अधिक नुकसान हो सकता है। चीन के सिचुआन विश्वविद्यालय के चाइना सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर वांग युंगसोंग की दलील है कि ये एक गंभीर मुद्दा जरूर है, लेकिन इसे सुलझाना मुश्किल नहीं है। वे कहते हैं कि हिमालय के दोनों तरफ होने वाले व्यापार को पूरी तरह से रोकने की वकालत करना गैर जिम्मेदाराना बात है, खास तौर से ऐसे वक्त में जब दोनों तरफ के नेता स्थिति को शांत करने और इसे अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि अगर भारत चीन तनाव ने तूल पकड़ा तो दोनों देशों के अलावा दुनिया भर पर इसका बुरा असर होगा। प्रोफेसर वांग युंगसोंग कहते हैं कि ये त्रासदी यानी सरहद पर हुई झड़प अप्रत्याशित है और दोनों पक्षों को अर्थव्यवस्था सहित अन्य मोर्चों पर और नुकसान नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा न केवल विश्व अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा बल्कि 2 प्राचीन एशियाई सभ्यताओं का पुनरुद्धार भी बाधित हो सकता है। चीन और भारत के पास निश्चित रूप से इस झटके से बचने का ज्ञान और दृढ़ संकल्प जरूर होगा। स्विट्जरलैंड में जिनेवा इंस्टीट्यूट ऑफ जियोपॉलिटिकल स्टडीज के शिक्षा निदेशक डॉक्टर अलेक्जेंडर लैम्बर्ट चीन के मामलों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर लैम्बर्ट कहते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव का फायदा दूसरे देश उठाने की कोशिश कर सकते हैं। चीन के प्रोफेसर वांग युंगसोंग कहते हैं कि अगर भारत के चीन के साथ व्यापारिक संबंध बाधित होते हैं तो संभावित लाभार्थी भारत और चीन के अलावा कोई भी देश हो सकता है। भौगोलिक रूप से कहें तो अमेरिका और उसके कुछ सहयोगी चीन और भारत को एक दूसरे के खिलाफ करने और भारत से दूरी देखकर खुश होंगे। आर्थिक रूप से आसियान और विकसित देशों के उत्पादक भारतीय बाजार में चीनी सामानों के बजाय अपने सामान को बेचने में रुचि दिखा सकते हैं, लेकिन शायद कम दक्षता या उच्च लागत पर। वहीं डॉक्टर अलेक्जेंडर लैम्बर्ट की भारत को सलाह है कि वो चीन को अपने अस्तित्व पर खतरा न माने। वो कहते हैं कि भारत और चीन ऐसी स्थिति में नहीं है जैसा कि 1 सदी पहले ब्रिटेन और जर्मनी थे। यह स्थिति पश्चिमी यूरोप के सोवियत संघ के प्रति डर से भी बहुत अलग है। चीन आज एक शांति से बढ़ती शक्ति है और ये सक्रिय रूप से राजनयिक और आर्थिक सहयोग की पेशकश करता है।
इस अवसर को नहीं स्वीकार करने का मतलब है कि भविष्य की भारतीय पीढ़ी को दंडित करना। इस समय भावनाओं से परे हटकर देखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप गौर करें तो समझ में आएगा कि एशिया के दोनों दिग्गजों की संयुक्त आर्थिक ताकत न केवल दोनों देशों के 270 करोड़ आबादी का पेट भरने और उन्हें खुशहाल रखने के लिए जरूरी है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार के विकास के लिए भी आवश्यक है। चीन और भारत एक दूसरे के उत्पादकों के लिए बड़े बाजार हैं। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी ये दोनों देश सबसे बड़े और आकर्षक बाजार हैं। आप सिलिकॉन वैली की किसी भी स्टार्टअप कंपनी से पूछेंगे तो पता चलेगा कि चीनी बाजार में आसानी से प्रवेश करना उसका सबसे बड़ा सपना होता है। दुनिया की सबसे नामी और कामयाब कंपनियों ने चीन में सालों से फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। अगर आज विश्व के विनिर्माण केंद्र की हैसियत से चीन का पतन हो जाए तो अमेरिका और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को भूकंप की तरह घातक झटके लगेंगे। वहीं भारत चीन की तरह ड्राइविंग सीट पर नहीं है, लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर में अचानक से नाकाम हो जाए तो कई अमेरिकी और पश्चिमी देशों की कंपनियों के सिस्टम हिल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की सामूहिक अर्थव्यवस्था लगभग 90 खरब अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें चीन का योगदान 15.2% और भारत का योगदान 3.9% है। विश्व की अर्थव्यवस्था के 22 से 23% हिस्से पर दुनिया की 37% आबादी की देखभाल की जिम्मेदारी है। साथ ही एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के कारण वैश्विक व्यापार के विकास में मदद मिल रही है। दोनों देश कई अफ्रीकी देशों को सस्ते ब्याज पर ऋण दे रहे हैं। विश्व के बड़े निवेशकों और कंपनियों को हर साल अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। पिछले 30-35 सालों में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। दुनिया भर में कई सालों से भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ी हैं। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इन दोनों देशों ने अपनी करोड़ों जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। चीन और भारत में अलग अलग स्तर पर बुनियादी ढांचे का इतना विकास हुआ है कि शहरी इलाके बिल्कुल बदल से गए हैं। विनिर्माण क्षमताओं में बहुत सुधार हुआ है। डिजिटल और ई-कॉमर्स दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं और मोबाइल और इंटरनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों की जिंदगी बदल दी है। इससे भी बढ़कर लोगों के जीवन स्तर बेहतर हुए हैं। आज आम आबादी अधिक सेहतमंद है, उनकी जेब में खर्च करने के लिए पैसे हैं। अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि दोनों देशों में इतनी बड़ी कामयाबी का राज है मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण। भारत में लोकतंत्र और चीन में इसके अभाव के बावजूद दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर के निवेशकों के लिए खोल दिया, प्रतियोगिता को अपनाया और तेजी से निजीकरण के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन गरीबी और समाज में असमानता अभी भी यहाँ एक चुनौती है। भारत आज भी दुनिया के 1/4 गरीबों का घर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसके 39% ग्रामीण निवासी स्वच्छता सुविधाओं से वंचित हैं और लगभग आधी आबादी अभी भी खुले में शौच करती है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान ये साबित हो गया कि भारत में असमानता चीन से कहीं ज्यादा है। सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम में कमियां हैं। इस महामारी ने दोनों देशों के करोड़ों लोगों को एक बार फिर से गरीबी की तरफ धकेल दिया है। इसके बावजूद ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ये दो उभरती हुई दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से बदल देंगी। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के निकोलस लार्डी अपने एक लेख में लिखते हैं कि भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जो अब भी विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों देशों में विकास की गुंजाइश अब भी बहुत है। भारत का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, इसका वैश्विक व्यापार में योगदान चीन की तुलना में काफ़ी कम है। भारत अब भी दुनिया के ट्रेड को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा दोनों देशों की आबादी, खासतौर से भारत की युवा आबादी, इनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। वांग युनसोंग इसे दोनों देशों की एक बड़ी शक्ति के रूप में देखते हैं और आग्रह करते हैं कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिलकर काम करें। यकीनन आपसी योगदान सालों से अब तक होता आया है। भारत और चीन के बीच सामानों के आपसी व्यापार के विकास की कहानी उत्साहजनक है। साल 2001 में इसकी लागत केवल 3.6 अरब डॉलर थी। साल 2019 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब डॉलर हो गया। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। अगर आज भारत सामान्य दवाओं में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है तो इसमें चीन का भी योगदान है, क्योंकि सामान्य दवाओं के लिए कच्चा माल चीन से ही आता है।
व्यापार के अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ निवेश भी किया है, लेकिन अपनी क्षमता से कहीं कम। साल 1962 के युद्ध और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सालों से जारी तनाव के बावजूद आपसी व्यापार बढ़ता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के 6 साल के कार्यकाल में दोनों देश एक दूसरे के और करीब आए हैं। दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे के देश के दौरे भी किए हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दोस्ती में गर्मजोशी भी नजर आई है। भारत की तरफ से ये शिकायत रहती है कि द्विपक्षीय व्यापार में चीन का निर्यात 2/3 है, लेकिन अर्थशास्त्री विवेक कौल के अनुसार इसे घाटे की तरह नहीं देखना चाहिए। चीन से हम इसलिए सामान खरीदते हैं क्योंकि भारत के ग्राहकों को इसकी क्वालिटी और कीमत दोनों सही लगती है। इसके ठीक उलट हालात भारत और अमेरिका के साथ हैं, यानी अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, लेकिन अमेरिका ने भारत से इसकी शिकायत कभी नहीं की। लेकिन भारत में कुछ अर्थशास्त्री सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वो चीन से ट्रेड बैलेंस ठीक करने के लिए इससे आयात कम करे और अपना सामान खुद बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कई बार जोर दिया है। विशेषज्ञों की आम राय ये है कि अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर में दोनों देशों को नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फरवरी 2018 में शुरू की गई ये व्यापारिक लड़ाई अमेरिका को अधिक महंगी पड़ रही है। ट्रंप की कोशिशों के बावजूद अमेरिकी कंपनियों ने चीन में अपनी फैक्ट्रियों में ताला नहीं लगाया है। हाँ, कुछ कंपनियों ने चीन +1 फॉर्मूला जरूर अपनाया है, जिसका अर्थ ये है कि इन कंपनियों ने अपने उद्योग के कुछ हिस्सों को वियतनाम जैसे देशों में ले जाने का फैसला किया है। प्रोफेसर वांग यूनसोंग के अनुसार भारत और चीन एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें तो दोनों देशों की आबादी आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ सकती है। इन देशों के पास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दोनों मौजूद हैं। आने वाले कुछ सालों में 5G टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाएगी। दक्षिण कोरियाई सैमसंग और LG और फिनिश कंपनी नोकिया का नंबर दुनिया की बड़ी 5G कंपनियों में आता है। क्वालकॉम और इंटेल 5G पेटेंट घोषित करने वाली सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियां हैं। शार्प और NTT डोकोमो सबसे बड़ी जापानी कंपनियां हैं, लेकिन चीनी कंपनी ख्वावे के पास सबसे बड़ा घोषित 5G पोर्टफोलियो है। भारत इससे लाभ उठा सकता है। चीन अमेरिका के मुकाबले का एक वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, लेकिन सियासी कमेंटेटर्स कहते हैं कि इसके लिए उसे अपने पड़ोसियों से शांति बनाकर रखनी जरूरी है। भारत भी दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देशों में शामिल होना चाहता है। भारत को भी अपने पड़ोसियों और अन्य देशों के साथ रिश्ते अच्छे रखने पड़ेंगे। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है और 17 जून को भारत अगले 2 साल के लिए इसके 10 अस्थिर